नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फौरन हटाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। इसके साथ ही इनकी वजह से दिल्ली में आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को रोकना पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि किसानों को किसी निश्चित स्थान पर सामाजिक दूरी और मास्क आदि के साथ प्रदर्शन को शिफ्ट किया जाए। किसानों के प्रदर्शन के बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं के बयानों की पृष्ठभूमि में भारत ने दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देश में किसानों के प्रदर्शन के संबंध में कनाडा के नेताओं की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह बताया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय किसानों पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणियां हमारे आंतरिक मामलों में दखल हैं जो स्वीकार्य नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। अब तक के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे टीआरएस हावी हो गई और ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। वहीं बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक टीआरएस 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी और 25 पर जीत चुकी थी। इसके अलावा एआईएमआईएम 12 पर आगे थी और 31 पर जीत चुकी थी। बीजेपी 17 पर आगे चल रही थी और 26 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपी के झांसी जिले में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने जिले के एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि एमएलसी चुनाव की मतगणना में एसपी प्रत्याशी के जीतने की संभावना बनती देख बीजेपी के कुछ नेता यहां के मतगणना स्थल के पास पहुंचे थे। इसी दौरान इन लोगों की पुलिस टीम से झड़प हुई, जिसके बीच बीजेपी नेता प्रदीप सरावगी ने मौके पर मौजूद एसपी सिटी को कॉलर पकड़कर घसीटा और उनके साथ मारपीट भी की। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नागपुर में लगा है, जो उसका गढ़ माना जाता है। फडणवीस ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। हम ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ 1 सीट जीत सके। हमने महाविकास आघाड़ी की ताकत का आकलन करने में गलती की। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। आज 33 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें शामिल हैं। हुई ये चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होनी है। वहीं आज मतदान के दौरान अनंतनाग में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें अनीस उल इस्लाम नामक डीडीसी कैंडिडेट के घायल होने की खबर है। आरबीआई ने ईएमआई में आम आदमी को राहत नहीं दी है। रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। बता दें, मई के बाद से ही रेपो दर यानी प्रमुख ब्याज दर, जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसको 19 साल के निचले स्तर 4% पर स्थिर रखा गया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट यानी जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है को 3.35% पर ही रखा गया है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार की ओर से पेश किए गए अध्यादेश के बाद राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी रोक दी। पुलिस ने शादी को रोकने के लिए नए अध्यादेश का हवाला दिया। यह शादी बुधवार को लखनऊ के पारा इलाके में हो रही थी। रस्में शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पुलिस विवाह स्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को अपने साथ पुलिस थाने चलने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक थाने में दोनों पक्षों से शादी के पहले लखनऊ के जिलाधिकारी से मंजूरी लेने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में न्यूनतम मजदूरी पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी कम रही है। पूरी दुनिया का औसत न्यूनतम मासिक वेतन करीब 9,720 रुपए ठहरता है। वहीं भारत के लिए ये 4,300 रुपए आता है। इसी तरह पाकिस्तान में ये 9,820 रुपए, नेपाल में 7,920 रुपए, श्रीलंका में 4,940 रुपए और चीन में 7,060 रुपए है।
रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत में लगे पहले और दूसरे फेज के लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने की वजह से मजदूरों को कोई भी दिहाड़ी नहीं दी गई। 40 दिन तक चले शुरुआती फेज के लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के वेतन में औसतन 22.6% की कमी आई है। न्यूनतम मजदूरी में नेपाल पाकिस्तान से भी पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है, भारत में अच्छे दिन बड़ी तेजी से आ रहे हैं। मोदी सरकार हर क्षेत्र में अच्छे दिन लाकर अपने वादे को पूरा कर रही है। मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने भारत को न्यूनतम मजदूरी के मामले में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी आगे ले जाकर देश को खड़ा कर दिया है। अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस बार ममता बनर्जी पर बेहद अभद्र टिप्पणी की है। दिलीप घोष बोले कि जय श्री राम बोलने से ममता दीदी को काफी दिक्कत होती है। इसके बाद उन्होंने बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आखिर उनके खून में ऐसा क्या है कि वो जय श्री राम नहीं बोल सकती हैं। राम के देश में ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक सर्वदलीय बैठक की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन पाने की दहलीज पर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले यह वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और मरीजों को दी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। करीब 8 ऐसी वैक्सीन हैं जिनका ट्रायल अलग अलग स्टेज पर है। फिलहाल भारत में 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। भारत में एक दिन में 36,594 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 540 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 95,71,000 के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 1,39,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,16,000 से अधिक हैं। 15 साल की अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। ये पहला मौका है जब टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर का ऐलान किया है। 15 वर्षीय गीतांजलि राव का कहना है कि वो दुनिया की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहती हैं। गीतांजलि राव ने पीने के पानी में घुले रासायनिक तत्व सीसा का पता लगाने वाली तकनीक और डिवाइस विकसित की है। उन्होंने एक ऐप भी बनाया है जो साइबर बुलिंग को डिटेक्ट कर सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।